हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में जीएसटी में यूज़ होने वाले वेरियस डॉक्यूमेंट्स में रिसिप्ट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर को डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी एक्ट में उनके रिगार्डिंग क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है वो हम यहाँ पे समझेंगे। सो बेसिकली होता क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब कभी भी सप्लाईज की जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेस में जब सप्लाईज की जाती हैं तो वहाँ पे सामने वाली पार्टी कुछ एडवांस दे देती है ना। गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बाद में दिए जाएंगे, एडवांस पहले हो जाता है। और आप जनरली ये टीवीज़ में और हर जगह आप देखे होंगे कि ये चीज़ दिखाया जाता है कि गुड्स सेल परचेज़ हो रही है, लेकिन उसके पहले क्या होता है, एडवांस अमाउंट दे देना पड़ता है सप्लायर को, और गुड्स एंड सर्विसेज बाद में रिसीव होती हैं। इसी तरीके से कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि जो आप सप्लाईज खरीद रहे हैं, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है वो एक ऐसे पर्सन के थ्रू हो रही है वो जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड है, मतलब उसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, वो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, और आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है और आप जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं वो उनसे खरीद रहे हैं। या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है वो स्पेसिफिक नेचर की, जो कि मेंशन है जीएसटी एक्ट के अंदर कि ये स्पेसिफिक गुड्स या ये स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, उनमें से किसी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं कि हम एडवांस दे देते हैं या किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई कर रहे होते हैं या स्पेसिफिक गुड्स में डील कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन ही जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर्स के कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करती है। क्लियर है? अब एक्ट में क्या कहा गया, देखिए नाम से क्लियर है, एक रिसिप्ट है, एक पेमेंट है। रिसिप्ट वाउचर, वाउचर्स क्या होता है, एक एविडेंस होता है। अगर आप ऑडिट पढ़े हैं तो आपको ऑडिटिंग में पता होगा कि वाउचर एक एविडेंस माना जाता है, जहाँ पे पता होता है कि हाँ, ये ट्रांज़ैक्शन हुई है या ये चीज़ जो मेंशन की जा रही है वो हुई है, ठीक है? जैसे इनवॉइस होता है ना कि हाँ, ये पेमेंट, ये पैसे दिए गए, ये सामान खरीदा गया, इस डेट को खरीदा गया, वैसे ये वाउचर्स भी इसी बात का एविडेंस होते हैं। तो एक है रिसिप्ट वाउचर, एक है पेमेंट वाउचर। एक ये वाउचर है जो ये एविडेंस देगा कि आप रिसीव कर रहे हैं, एक ये वाउचर है जो एविडेंस देने वाला है कि आप पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इन्हीं इस तरह की सिचुएशंस में ही रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब जो जीएसटी एक्ट में सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 है, वहाँ पे बहुत सारे जितने भी वाउचर्स, मतलब ऑलमोस्ट जितने वाउचर्स इश्यू किए जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, उन्हें एक्सप्लेन किया गया है। जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो है रिसिप्ट वाउचर, जिसको एक्सप्लेन किया गया है क्लॉज डी सबसेक्शन 3 के सेक्शन 31 में। और वहीं दूसरा है हमारा पेमेंट वाउचर, जिसको डिस्कस किया गया है क्लॉज जी सबसेक्शन 3 और सेक्शन 31 के अंदर। क्लियर है? तो ये जो 2 हैं, हैं तो सारे 31 सबसेक्शन 3 के अंदर, पर एक क्लॉज डी में एक्सप्लेन किया गया, एक क्लॉज जी में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, एक-एक करके इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर्स की। ठीक है? तो रिसिप्ट वाउचर के बारे में कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी में, है ना? और ये सीजीएसटी एक्ट के अंदर मेंशन है। तो वहाँ क्या बोला गया कि रिसिप्ट वाउचर कब इश्यू होगा? उन्होंने कहा कि अगर a registered taxable person shall on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services by him issue a receipt voucher evidencing the receipt of such payment। इस सेक्शन में इन्होंने ये कहा कि अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, और उसने, मतलब कि समझिएगा कि सप्लायर जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है वो क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और उसे जो भी उसने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके रिस्पेक्ट में उस सप्लायर को कोई एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ है, तो उस एडवांस के लिए भाई टैक्स इनवॉइस सब इशू नहीं करेंगे, जब सब सामान हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो उनका कहना है कि अगर आपने एडवांस रिसीव किया है तो उस टाइम पे आपको क्या इशू करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर, जो इस बात का प्रूफ होगा कि भाई आपने एडवांस रिसीव किया। अब ऑब्वियस सी बात है, दो बिजनेसमैन है, ए एंड बी, और ए कह रहे हैं कि भाई हम आपको गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर देंगे, आप जिस डेट को कह रहे हो हम आपको पहुंचा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको पहले एडवांस पेमेंट करना होगा। अगर बी एडवांस पेमेंट करते हैं तो उनको कुछ ऐसा एविडेंस चाहिए ना कि जिसको ये प्रूफ कर सके कि भैया मैंने आपको पैसे दिए थे एडवांस में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जो ए है वो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, तो उसको क्या करना होगा, उसको एडवांस पेमेंट रिसीव करते ही एक रिसिप्ट वाउचर इश्यू करना पड़ेगा। किसको? बायर को, मतलब रिसिपिएंट्स को इश्यू कर देना पड़ेगा। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जब भी वो एडवांस रिसीव करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रिसिप्ट वाउचर इश्यू करना पड़ेगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। इट मीन समझिएगा कि रिसिप्ट वाउचर कौन इशू कर रहा है, रिसिप्ट वाउचर सप्लायर इशू करता है। दो पार्टीज होगी ना, एक सप्लायर हो गया, एक रिसिपिएंट, एक सेलर, एक परचेजर। तो जो आपका सेलर है, मतलब आपका सप्लायर है, वो रिसिप्ट वाउचर को इशू करता है। इज इट क्लियर? अब ये रिसिप्ट वाउचर में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, आपके रिसिप्ट वाउचर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको उसके रिगार्डिंग रूल 50 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 में बताया गया कि रिसिप्ट वाउचर में
कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो होने ही चाहिए, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिसिप्ट वाउचर में होना चाहिए। फॉर्मेट आप कुछ भी रखिए पर ये इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, ठीक है? एज़ पर रूल 50 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। अब वो क्या-क्या है, बट ऑब्वियस सी बात है, जो अभी तक आपने पढ़ा डेबिट नोट में, क्रेडिट नोट में, समझे वैसा ही पूरा कंटेंट है आपका। तो जैसे नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर कौन था, उस वाउचर का सीरियल नंबर क्या है, किस डेट को रिसिप्ट वाउचर इशू हो रहा है, ठीक है? जो रिसिपिएंट्स है उसका नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन अगर वो रजिस्टर्ड है या यूनिक आईडी है तो वो चीज़ मेंशन होगी। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसके रिगार्डिंग आपको ये एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है, कितना अमाउंट है एडवांस का जो आपको रिसीव हुआ है, रेट ऑफ टैक्स क्या एप्लीकेबल है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, सेस किस रेट से लग रहा है वो रेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है? और कितना अमाउंट टैक्स के रिगार्डिंग, जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं उसके रिगार्डिंग कितना अमाउंट ऑफ टैक्स है जो चार्ज किया जा रहा है, ठीक? ये चीज़ें यहाँ मेंशन होंगी। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन होना है कि अगर जैसे कि अगर इंटर स्टेट है तो इस केस में जो उनका स्टेट कोड है वो भी उस मेंशन होना चाहिए, ठीक है? अगर इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ये सप्लाईज हुई होंगी तो आपको वहाँ पे स्टेट कोड भी मेंशन करना होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना ज़रूरी है। और टैक्स ये भी बताना होगा कि क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा कुछ है कि ये रिवर्स चार्ज में आ रही थी, मतलब एडवांस रिसीव किया गया है पर टैक्स किसको पेमेंट करना है, रिसिपिएंट को। रिवर्स चार्ज तो ये करता है, नॉर्मली टैक्स कौन पेमेंट करता है, गवर्नमेंट को, सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करता है, पर रिवर्स चार्ज के बेसिस में कौन करता है, रिसिपिएंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, वो भी बताना पड़ेगा कि क्या ये रिवर्स चार्ज बेसिस पे है। उसके बाद आप वहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगी, जो भी सप्लायर है उसकी या डिजिटल उसकी सिग्नेचर या उसका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो उनकी सिग्नेचर हो जाएगी। तो ये सारी बातें आपके रिसिप्ट वाउचर्स में होनी है। मतलब सिंपल सी बात है कि आप किसको इश्यू कर रहे हैं उसकी डिटेल दीजिए, आप कौन हैं अपनी डिटेल दीजिए, कितना अमाउंट कर रहे हैं, किस गुड्स एंड सर्विसेज से रिगार्डिंग कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स है, क्या वैल्यू है, क्या रेट एप्लीकेबल है, अपनी सिग्नेचर दीजिए। ये सारी बातें वहाँ पे, कितना एडवांस आपने रिसीव किया, वो सब बातें यहाँ पे होना चाहिए। तो एडवांस अमाउंट रिसीव करने के केस में रिसिप्ट वाउचर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया, मतलब प्रोवाइडेड है जिसको कहते हैं एक्सेप्शन। तो वहाँ पे बोला गया कि अगर रिसिप्ट ऑफ एडवांस, जब आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं बेसिकली, अगर उस टाइम पे, मतलब जिसमें आपको एडवांस मिला उस टाइम पे आपको ये नहीं पता है कि कौन सा रेट इन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, मतलब रेट ऑफ टैक्स डिटर्मिनेबल नहीं है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त जो आपको रिसिप्ट वाउचर्स पे टैक्स करना है वो कौन से रेट से होगा, 18% से होगा, ठीक है? टैक्स शैल बी पेड एट द रेट ऑफ 18%। ठीक इसी तरीके से अगर एडवांस रिसिप्ट के समय आपको नेचर ऑफ सप्लाई भी नहीं डिटरमाइन है तो ऐसे केस में उसको कैसा ट्रीट किया जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। और इंटर स्टेट सप्लाई का करने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी चार्ज होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज नहीं होंगे, आईजीएसटी चार्ज होगा। तो नेचर ऑफ सप्लाई अगर डिटरमाइन नहीं तो हमेशा इंटर स्टेट मानना है, और अगर रेट डिटरमाइन नहीं है तो क्या मानना होगा उसको, 18% रिसिप्ट वाउचर में। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब एक और बात रिसिप्ट वाउचर के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न दिया गया वो क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से जो एडवांस अमाउंट आपने रिसीव किया है उसको रिटर्न करना पड़े, कस्टमर को वापस देना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बोला गया कि जीएसटी लॉ में उसका प्रोविज़न मेंशन है और उस प्रोविज़न के हिसाब से आपको रिफंड वाउचर आपको इश्यू करना पड़ेगा कि हाँ भई आपने इनका पैसा रिफंड कर दिया, जो एडवांस लिया था वो वापस कर दिया, और वो एनेक्स बी में मेंशन रहता है, वो बेसिकली रिफंड वाउचर ही होता है। और जिसको भी जैसे ये आपका एफ में है, जी में है ना, वैसे ही ये रिफंड वाउचर्स के लिए भी क्लॉजेज़ मेंशन हैं, ठीक है? तो अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेट ऐसा रहता है जो कि अलग-अलग भी हो सकता है। मेन बात क्या होती है कि जो-जो इन्फॉर्मेशंस बताई गई हैं, जो पर्टिकुलर्स होने चाहिए वो सब होना चाहिए आपके वाउचर्स में। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि जैसे हमें पता है कि जीएसटी एप्लीकेबल होती है कब? प्लेस ऑफ सप्लाई पे, मतलब जब सप्लाई होती है तभी आपको जीएसटी का टैक्स अमाउंट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब भी एडवांस रिसीव किया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, तो उनको उस पर जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो एडवांस रिसीव करने के टाइम पे पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाती हैं कि जितने जितने तक का एडवांस आपको रिसीव हो गया, जिस वैल्यू तक का आपको एडवांस रिसीव हो गया है, उस वैल्यू तक की सप्लाई हो चुकी है, ये मान लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 लाख का सामान था और आपने 2 लाख रुपए एडवांस रिसीव किया, तो ये मान लिया जाएगा कि 2 लाख की सप्लाई हो गई है, तो 2 लाख पे जितनी भी जीएसटी होती है वो टैक्स का अमाउंट सप्लायर को, गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करना पड़ेगा,
ठीक है? तो एडवांस के केस में ये भी चीज़ रहती है कि रजिस्टर्ड पर्सन को एडवांस रिसीव करते ही जीएसटी का जो पेमेंट है उस एडवांस पे वो कर देना पड़ता है, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे पेमेंट वाउचर की। तो पेमेंट वाउचर को क्लॉज़ जी सबसेक्शन 3 और सेक्शन 31 के अंदर डील किया गया है। तो वहाँ पे क्या बोला गया कि पेमेंट वाउचर कब, अब रिसिप्ट वाउचर तो हो गया कि भाई एडवांस रिसीव किया तो आपने इश्यू कर दिया। पेमेंट वाउचर कब करना होगा? तो पेमेंट वाउचर के लिए बोला गया कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसको रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना है, तो उसे पहले एक इनवॉइस इश्यू करनी पड़ती है कि उसने गुड्स या सर्विसेज को रिसीव कर लिया है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग, और उसको भी क्लॉज एफ में डील किया गया, 31 सब सेक्शन 3 की क्लॉज एफ में डील किया गया है। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन थे और आपको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की आपको सप्लाई हुई है, जो भी रिसीव किया गुड्स एंड सर्विसेज, वो रिवर्स चार्ज के अंदर आती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उस पर टैक्स पे करना है, तो आपको पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज जो रिसीव किया उसके रिगार्डिंग आपको एक इनवॉइस इशू करनी पड़ती है, जिसको सेल्फ इनवॉइस कहते हैं, और रजिस्टर्ड पर्सन को इस सप्लाई के अगेंस्ट एक पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ता है कि उन्होंने इन गुड्स एंड सर्विसेज को इस डेट को रिसीव किया है और पेमेंट कंप्लीट की है। क्लियर है? तो इट मीन्स व्हाट, पेमेंट वाउचर कभी जा रहा है? पेमेंट वाउचर जब आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा तब आपको पेमेंट वाउचर बनाना पड़ता है, जो ये प्रूफ होता है कि आपने पेमेंट कर दिया। और इसी केस में सेल्फ इनवॉइस भी बनाना पड़ता है कि हाँ भाई आपको गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड हो गई हैं। क्लियर है? तो पेमेंट वाउचर कब रिक्वायर्ड होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज वेयर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। जब आप सप्लायर को पेमेंट कर दिए होंगे उस टाइम पे आप एक पेमेंट वाउचर इशू कर देंगे कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया है, ठीक है, सप्लायर को। और ऐसा कब करेंगे? जब ये जितना भी चीज़ है वो रिवर्स चार्ज के अंदर है। और हमें पता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब एप्लीकेबल होता है, क्योंकि रिवर्स चार्ज का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए वहाँ पे सेक्शन वगैरह सब डील किया है, पर सिंपल अगर समझें तो अगर स्पेसिफिक सप्लाईज हैं, जैसे स्पेसिफिक गुड्स और स्पेसिफिक सर्विसेज मेंशन किए गए हैं सेक्शंस में कि अगर इन गुड्स एंड इन सर्विसेज में डील किया गया तो भाई वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आएंगी। तो अगर इस तरह की सप्लाई आपने की है तो भी आपको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा जब भी आप पेमेंट करेंगे। दूसरा, अगर आपने सप्लाई रिसीव की है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं था, आपने उससे सप्लाई रिसीव कर ली है, तो भी आपको पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा कि हाँ भाई आपने पेमेंट इनका कंप्लीट कर दिया है। क्लियर है? गुड्स एंड सर्विस रिसीव कर ली है, इसके लिए सेल्फ इनवॉइस, और पेमेंट आपने उनको कंप्लीट करके दे दिया, पूरा पेमेंट आपने डन कर दिया, तो उसके लिए पेमेंट वाउचर बनेगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो पेमेंट वाउचर है वो कौन जनरेट करता है? पेमेंट वाउचर रिसिपिएंट्स मतलब बायर के थ्रू जनरेट होता है, वहीं रिसिप्ट वाउचर सप्लायर के थ्रू जनरेट होता है। रिसिप्ट वाउचर सप्लायर करेगा किसको? आपके बायर को करेगा, मतलब कि रिसिपिएंट्स को करेगा। पेमेंट वाउचर मैंने पेमेंट कर दी है, मैं अपनी एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से कह रहा हूँ कि हाँ भाई हमारी पेमेंट डन है, तो ये जो चीज़ होती है वो करेगा कौन? रिसिपिएंट, जिसको पेमेंट करना था बायर करेगा। क्लियर है? तो और ये कब होगा? जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, सिर्फ तभी होगा। अब पेमेंट ऑफ वाउचर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो इसको 52 रूल में बताया गया है। सीजीएसटी रूल के 52 रूल में बताया गया है कि पेमेंट वाउचर के अंदर क्या-क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। जैसे नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर इफ रजिस्टर्ड, मतलब उनका रजिस्टर्ड जो भी सप्लायर है, उनका जीएसटीआईएन वगैरह। अगर अनरजिस्टर्ड का केस नहीं है, अनरजिस्टर्ड का केस होगा तो वो जीएसटीआईएन आएगा ही नहीं उनका। अनरजिस्टर्ड की केस में तो आपको नॉर्मल रखना पड़ेगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड है और स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे थे, जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती हैं, तो फिर आपको उनका जीएसटीआईएन मेंशन करना होगा। फिर सीरियल नंबर आपको मेंशन करना होगा, डेट ऑफ इशू आपको मेंशन करना होगा, किस दिन आपने इशू किया पेमेंट वाउचर, रिसिपिएंट्स का नेम, एड्रेस, जीएसटीआईएन वो तो होगा ही होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड जब लेंगे, सप्लाई लेंगे, तो फिर उनको रिवर्स चार्ज के अंदर आ जाते हैं वो लोग। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या आपने खरीदा है उसकी डिटेल्स दीजिए, कितना अमाउंट पे करना है आपको वो बताइए, क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा, मतलब सेंट्रल टैक्स, सीजीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा है, यूजीएसटी लग रहा है या सेस लग रहा है, तो क्या टैक्स का रेट है वो बताइए, कितना अमाउंट पेबल है उन टैक्सेबल गुड्स के रिगार्डिंग वो बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या है स्टेट कोड के साथ मेंशन करिए अगर वो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है तो, और फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर और जो सिग्नेचर है या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनकी सिग्नेचर हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। वही सेम चीज़ सारी डिटेल होगी, प्रूफ होगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। और पेमेंट वाउचर का भी जो फॉर्मेट है आप इस तरह से देख सकते हैं कि चीज़ें सारी होनी चाहिए आपको सेम चीज़, हाँ भाई आपने इतना पेमेंट कर दिया है, इतना पेमेंट आपका हो गया है।
ठीक है? सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।